तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास का जो गद्य खंड का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे रिलेटेड हम लोग एक एक प्रश्न को सीखेंगे ताकि यहां से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एक भी ना छूटे। मैं एक एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। बच्चों देखिए, ये जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। मतलब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये 1936 में, कब बच्चों, 1936 में लाहौर में एक अधिवेशन हो रहा होता है, उसी समय ये भाषण दे रहे होते हैं और उसी भाषण से इसको संपादित किया गया है। संपादित मतलब उससे एडिट किया गया, उसे निकाला गया है। उस भाषण का नाम था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब उस भाषण का जो शीर्षक था, टाइटल, उसको बोला जाता है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये कब दे रहे थे बच्चों, 1936। कहाँ, लाहौर। लाहौर अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये कभी कभी BR अंबेडकर भी लिख देता है। क्या लिख देता है बच्चों, BR अंबेडकर, अंबेडकर। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था बच्चों, महू में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू, मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था बच्चों, महू, मध्य प्रदेश। याद रहेगा आप लोग को। बताइए तो कहाँ हुआ था, महू जिला, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, ये एक दलित परिवार में जन्म लेते हैं। कहाँ लेते हैं, दलित परिवार में। कहाँ लेते हैं बच्चों, दलित परिवार में जन्म लेते हैं। इनका जाति का नाम था महार। क्या था ना बच्चों, इनका जाति जो था महार था, दलित परिवार के महार जाति में। इनके पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम बच्चों क्या है, रामजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल, रामजी मालोजी, रामजी मालोजी सकपाल। बच्चों इनके माता का नाम क्या है, माता का नाम है भीमाबाई। क्या नाम है, भीमाबाई। याद रखिएगा, जैसे जैसे आएगा ये सारा चीज तो वहां पर आप लोग को आसानी रहेगा। ठीक है ना। चलिए बताइए तो इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में, दलित परिवार में हुआ था, महार जाति में। ठीक है। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल। इनके माता का नाम क्या था, माता का बच्चों क्या नाम था, भीमाबाई। ये तो क्लियर हो गया। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, अभी आप लोग बताए, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था बच्चों, मध्य प्रदेश में। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो ये दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। कहाँ हुई थी बच्चों, दिल्ली में। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा, मैं आप लोग को अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को सिखाऊंगा, एक एक चीज इतना मैं रिवीजन करवा दूंगा, इतना ही प्रश्न में कि आपका पूरा पूरा एकदम याद हो जाएगा। एग्जाम में तो छूटने का नाम ही नहीं लेगा। याद कर लीजिए। देखिए, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति थे, तो उनके 3 को प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे, तो उनका प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध। कौन थे, बुद्ध। इनमें महात्मा लगा लीजिए या तथागत लगा दीजिए, तथागत, तथागत बुद्ध। महात्मा, महात्मा ज्योतिबा फूले। कौन थे, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। इनके जीवन पर एक फिल्म भी आया है, सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पर एक फिल्म आया है, फूले। आप लोग पता होगा और आप लोग देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे संघर्ष के बारे में दिखाया गया है। अगर खास करके कोई बच्चियां देख रही हो मेरी ये क्लास, तो उनको मैं बता रहा हूं कि ये जो ज्योतिबा का, जो ज्योतिबा फूले का जो फूले फिल्म आया है, वो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें महिलाओं के संघर्ष के बारे में दिखाया गया है कि माता सावित्रीबाई फूले कैसे संघर्ष करके स्कूल खोलती हैं, उनको घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत बेहतरीन फिल्म है, आप लोग देखिएगा तो जरूर अच्छा लगेगा। और एक बच्चों महात्मा कबीर थे। कौन थे, कबीर। याद कर लीजिए। देखिए, 3 व्यक्ति थे, तीनों लोग का नाम याद कर लीजिए, बुद्ध, ज्योतिबा फूले और कबीर। 3 प्रेरक व्यक्ति थे। चलो आगे बढ़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, तो आप लोगों को मैंने बताया है दलित वर्ग के महार जाति में, दलित वर्ग के बच्चों महार जाति में। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किस
किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ये किसका माना जाता है? जाति प्रथा का। देखिए जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन क्या है? जाति प्रथा है। क्योंकि जब काम हम लोग बांट रहे हैं, काम बांट रहे हैं तो जाति के आधार पर बांट रहे हैं, और जाति के आधार पर जब काम को बांटा जाएगा तो जो नीच जाति का मतलब जो मनुस्मृति के अनुसार जो बनाया गया है, जो मनु लोगों के द्वारा बनाया गया है, जो उनके मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो जाति बनाया गया है, तो उस जाति में ऊंच जाति नीच जाति बनाया गया है बच्चों। तो ये जो प्रथा है जहां पर किसी को हीन भाव से देखा जाता है तो कहीं को उच्च दर्जा दिया जाता है, तो यही क्या है बच्चों? यही जाति प्रथा है। जो श्रम विभाजन मतलब कामों का जो बंटवारा है वही जाति प्रथा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक मतलब कि मान लीजिए हमको जो काम बांट दिया गया है पैतृक आधार पर, जो मुझको कौन सा आधार पर मिला है बच्चों? पैतृक। पैतृक मतलब कि जो मेरे पिता काम कर रहे हैं पैतृक आधार पर, जो मेरे पिताजी काम कर रहे हैं वही काम हमको भी करना होगा। ये आधार पर अगर हमको काम मिलेगा तो बताइए वो हमको अच्छा लगेगा? आप लोग बिल्कुल कहिएगा नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा होता तो मेरे पिताजी तो पढ़ाते नहीं है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि मुझको जो काम मिलता अस्वाभाविक तरीका से मिलता, मुझको पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। अगर नहीं अब मान लीजिए कि मुझको पढ़ाने में अच्छा लगेगा तो मेरे लिए अस्वाभाविक कार्य होगा। समझ गए बच्चों? अब मुझे जबरदस्ती काम कराया जाएगा, नहीं तुम ये काम करो, फूल में पानी डालो, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही तो ये प्राकृतिक चीज है बच्चों, फूल में पानी ऐसे भी हम लोग को डालना चाहिए, लेकिन एक ही काम में बांध दिया जाएगा तो ये गलत है। ठीक है, अगर सिर्फ कह दिया जाएगा कि तुम सिर्फ पानी ही डालो फूल में तो ये गलत है। इसी को अस्वाभाविक कार्य किया है कहा जाएगा। देखिए बच्चों जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो ये है पैतृक पेशा। अभी आप लोग को मैंने बताया पैतृक पेशा मतलब पिता के जो मतलब पिता काम कर रहे हैं वही काम में उस बच्चों को भी बांध दिया जाएगा। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई थी? तो ये ललई सिंह यादव। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। ललई सिंह यादव कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। ये आर्मी में रहते हैं, ये आर्मी में रहते हैं और फिर ये आर्मी से भी हट जाते हैं, आर्मी से ये त्याग पत्र देकर के हट जाते हैं। फिर उसके बाद ये एक वकील बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? वकील बनते हैं। और इन्होंने एक और रूपांतरित किया है ऐसे तो बहुत सारी चीजों को इन्होंने हिंदी में रूपांतरित किया है। एक सच्ची रामायण है। क्या है बच्चों? सच्ची रामायण। सच्ची रामायण, ये सच्ची रामायण को इन्होंने रूपांतरित किया है हिंदी में। ये जो है ये मलयालम भाषा में लिखा गया था। जो सच्ची रामायण है मलयालम भाषा में। कौन लिखे थे? तो पेरियार नायकर स्वामी, पेरियार नायकर स्वामी लिखे थे। और इस पर क्या हुआ था? इस पर एफआईआर भी हुआ था। एफआईआर हुआ था बच्चों, और फिर जीत हुआ सच्ची रामायण का। रामायण के विरोध में इसको बनाया गया था, सच्ची रामायण लिखा गया है। लेकिन यही मुझको लगता है कि ये सच्चा है, क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जो साइंटिफिक सोच उसमें डाला गया है, उसमें बताया गया कि जो रामायण है और सच्ची रामायण है इसमें क्या डिफरेंसेस है। बच्चों हम लोग को ये पढ़ना है। देखिए पेरियार नायकर स्वामी ये लिखे हैं सच्ची रामायण, लेकिन ये मलयालम में लिखते हैं। इसको हिंदी में कौन करते हैं? ललई सिंह यादव। ऐसे ही ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो दिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इंग्लिश में भाषण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा था। इसको हिंदी में कौन लिखे? इसको हिंदी में रूपांतरित कौन किया? ललई सिंह यादव। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ये मनुष्य के पेशे, देखिए मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। बताइए बच्चों ये क्या सही है? तो आप लोग भी बोलिएगा नहीं। अगर मान लीजिए कि एक आदमी को एक ही काम के लिए पूरा उसको बांध दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई बढ़ई है, अब उसको एक ही काम के लिए प्रेरित किया जाए कि नहीं तुम सिर्फ लकड़ी का काम करोगे। एक मान लीजिए मेरा भाई नाई भाई है, अगर उसको बोल दिया जाए कि तुम बाल ही काटोगे, तुम एक टीचर नहीं बन सकते हो, तुम एक डॉक्टर नहीं बन सकते हो, तो बताओ ये अच्छा है? नहीं। तो यही जाति प्रथा तो है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसका विरोध में लाहौर में बोल रहे थे, इस पर भाषण दे रहे थे। देखिए विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का मतलब है उपहास। क्या है बच्चों? उपहास है। उपहास मतलब दुख की बात। विडंबना मतलब उपहास। उपहास का मतलब होता है दुख। क्या होता है बच्चों? दुख। चलो आप लोग को अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड मैं दूसरा चीज भी बता रहा हूँ। देखो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, मतलब उसका मतलब क्या होगा? सच्चा लोकतंत्र हम किसको कहेंगे? जिसमें भाईचारा हो, जिसमें बंधुता हो, जिसमें क्या हो? जिसमें समानता हो, जिसमें समानता हो, समानता।
बच्चों जिसमें समानता हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें बंधुता हो, वही सच्चा लोकतंत्र कहेगा, वही सबसे अच्छा लोकतंत्र कहेगा। और बच्चों हम लोग का देश जो है लोकतांत्रिक है, फिर भी यहाँ पर जातिवाद होते रहता है। बच्चों अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? तो आप लोगों को पता है, राम तो थे नहीं, बुद्ध रहीम नहीं थे, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले। आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलो आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है? चलो आप देखो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किए? तो 21 खंडों में इनके जितना वांग्मय है उसको कितने खंडों में बांटा गया है? 21 खंडों में संकलित कर करके और इनका कहाँ रखा गया है? संग्रहालय में रखा गया है। 21 खंडों में उसको लाइब्रेरी वाला जो संग्रहालय वहां पर रखा गया है। देखिए लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में। आप लोग बता दिया हूँ 1936 ईस्वी। कहाँ हुआ था? लाहौर में। वहां पर ये भाषण दे रहे थे, अध्यक्षीय भाषण। कैसा बच्चों? अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे। अब आगे बढ़ा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर। और दो व्यक्ति थे, कौन थे? बुद्ध। और कौन थे बच्चों? कबीर। याद हो गया है। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा है तो न्यूयॉर्क गए? तो ये बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश, इनका नाम था साहू जी महाराज। क्या था बच्चों? साहू जी महाराज। इन पर मैंने गाना भी बनाया है, साहू जी महाराज। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गा दे रहा हूं, देखिए कि 14 अप्रैल शुभ दिन अइले, बाबा के जन्म भइले हो, ए ललना ज्योति बने शोषिता उधार, मिटले अंधकार होना, ए ललना ज्योति बने शोषिता उधार, मिटले अंधकार होना। कि भीमाबाई के पावन या चलावा में राम जी राव के स्नेह तले हो, ए ललना साहू महाराज के सहयोग से विदेश शिक्षा ज्ञान पाए ना, ओ ललना साहू महाराज के सहयोग से विदेश शिक्षा ज्ञान पाए ना। तो शोषितन पर देखी अत्याचार आया, मन में विचार होना, ए ललना शोषितन के किए उधार, दिलाए अधिकार होना, ए ललना शोषितन के किए उधार, दिलाए अधिकार होना। तो ऐसे बहुत सारा ये लॉन्ग गाना है, लेकिन मैंने इतना ही रहने दे रहा हूं क्योंकि हम लोग तो ऑब्जेक्टिव करना है, गाना सुनना नहीं है। देखो बच्चों, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो ये तो भीमराव अंबेडकर ही होंगे, क्योंकि इनके बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन होंगे बच्चों? ये भीमराव अंबेडकर होंगे। बोलो अच्छा से समझ में आ रहा है? बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की रचना है, इनका रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। द राइट, राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? तो ये क्या चीज का लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का। जो श्रमिक है उसमें भी बंटवारा कर देता है। जैसे मान लीजिए कि अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, जैसे यहाँ पर एक ब्राह्मण रहेंगे। ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का क्या काम है? इनका शादी करवाना, पूजा पाठ करवाना। अगर यहाँ पर देखिए, अब किसी को गुस्सा नहीं करना है, लेकिन जो मनुस्मृति है, जो जाति प्रथा बांटा गया है, उसके अनुसार सब लोग को पता है बच्चों, ये जो लिखा गया है वही मैं बता रहा हूँ। एक ब्राह्मण रहेंगे, एक यादव रहेंगे। इनका काम क्या है? तो पशुपालन करना, गाय भैंस को पालना। उसके बाद मान लीजिए कि कोई मोची है, मोची क्या करेगा? जूता बनाएगा। एक मान लीजिए माली है, फूल माला का काम करेगा। वो सारा कहाँ पर काम करेगा बच्चों? ये एक फुलवारी होता है, वहां पर काम करेगा। एक यहाँ पर हम बढ़ई को रख ले रहे हैं। अब बताइए, आप लोग इतना लोग को देखिएगा तो सबसे पहले किसको ज्यादा बड़ा दर्जा दीजिएगा, चाहे वो सबसे बेकार क्यों ना हो?
तो आप लोग कहिएगा सबसे बड़ा अगर कोई इसमें है तो ब्राह्मण है। इसका भी तो, ये भी तो अपना काम ही कर रहा है, लेकिन बच्चों हम इनको क्या कर देते हैं, श्रेणी में इसको बांटने के बाद इसको ज्यादा मतलब बड़ा हम लोग मान लेते हैं। लेकिन बच्चों ये गुणहीन होगा तो भी हम लोग को क्या करेंगे, श्रम विभाजन के आधार पर इसको बड़ा ही माना जाएगा। मतलब ये क्या कर दिया गया कि यहाँ पर श्रमिक को भी बांट दिया गया, जो श्रमिक है, श्रमिक मतलब जो काम करता है, तो ये जो काम कर रहा है लोग, इसको भी यहाँ पर बांट दिया जाता है। बताइए तो श्रम विभाजन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या है, ये श्रमिक विभाजन भी है। क्या है? श्रमिक विभाजन। अब देखिए भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। जाति प्रथा क्या है? अस्वाभाविक विभाजन कराता है। अब सुनिए, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यह क्या है, मनुष्य की रुचि पर। अब जिसको मन करिए ना रहे कि हम ये काम करें, उसको जबरदस्ती करवाया जाएगा, तो यही बच्चों श्रम विभाजन है। क्या है? जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। समझ में आ गया? ये श्रम विभाजन नहीं है स्वाभाविक, क्यों? क्योंकि उसके रुचि पर, जिस मनुष्य को काम दिया गया है उसके रुचि पर ही वो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो आश्रित नहीं है। लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है, तो जाति प्रथा को। लेकिन इसमें दूसरा है, निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ व्यवस्था बस करने के लिए। निर्धारित कार्य मतलब कि जो पहले ही से उसके लिए निर्धारित है कि तुमको यही करना है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, माने कोई भी व्यक्ति है अगर उसका कैसा क्षमता है, वो क्या मतलब चाहता है करना, उसके विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देना, ये क्या कहलाएगा? जाति व्यवस्था। क्या कहलाता है बच्चों? जाति व्यवस्था कहलाता है। अब चलो आगे देखा जाए, कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है, तो ये जो मनु थे, तो ये एक अपना नियम बनाए थे जिसको मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मनुस्मृति। और ये ऐसा मनुस्मृति था जिसमें जो शूद्र हैं उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसमें महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है। पढ़ेगा कौन? तो केवल ब्राह्मण पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा बच्चों? केवल ब्राह्मण। और उस समय बहुत दुर्दरता पूर्वक व्यवहार किया जाता था। आप लोग किताब जब पढ़ेंगे तो आप लोग को जरूर पता चलेगा आगे चल के। चलिए देखिए, संचारित का शब्द क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये संचारित मतलब प्रवाहित होता है। संचारित मतलब कि जैसे एक जगह से दूसरे जगह गमन करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसको ही बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? प्रवाहित कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रवाहित। अब देखो आगे क्या कर रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी मतलब क्या होता है कि जैसे अभी राजनीति मान लीजिए होगा, तो कोई भी क्या करेगा, ये देखेगा कि अरे मेरे जात का ये है ना नेता, इसको दे दिया जाए, भले वो एक बहुत खतरनाक गुंडा क्यों ना हो, उसके ऊपर भले कितना FIR हुआ हो, लेकिन फिर भी क्या करेगा, उसी को वोट देगा, भले वो काम करता हो या नहीं करता हो। इसी को बच्चों बोला जाएगा जातिवाद। जातिवाद मतलब कि अपने जाति के लोगों को क्या करना, पक्षपात करना, जातिवाद कहलाता है। अब चलो देखो, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो लेखक की दृष्टि में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऐसा समाज चाहिए जिसमें सभी लोग स्वतंत्र हो, सब लोग में क्या हो, समान अवसर हो, मतलब सभी लोग को समान रूप से कोई भी काम में एंट्री लेने के लिए, चाहे भागीदारी लेने के लिए, उसमें उसका अधिकार होना चाहिए। और भ्रातृत्व मतलब कि सब में जैसे एक तरह से दूध है, पानी है, दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, पूरा एकदम मिल जाता है और दोनों अपना गुण खो देता है। तो बच्चों इस प्रकार से अपना गुण खो देता है, मतलब कि दोनों मिल जाता है, गुण तो खोएगा नहीं, दूध तो जैसा लगेगा वैसा ही लगेगा, लेकिन वो मिल जाने के बाद उसमें से उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे गर्म करेंगे तो उसको निकल जाएगा। तो ऐसे ही भ्रातृत्व भी होगा। भ्रातृत्व में भी क्या होगा बच्चों, अगर मान लीजिए ऐसा होगा कभी कि दोनों झगड़ा हो जाएगा तो भी तो दोनों बाहर हो सकता है। चलिए, मेरा कहने का मतलब है कि जो लेखक कहना चाह रहे हैं, देखो क्या कि लेखक जो दृष्टि में आदर्श समाज जो चाहते हैं, उसमें ऐसा समाज होना चाहिए सबको समानता हो, सब स्वतंत्र रहे, सबका कोई भी कार्य अपना चयनित करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, बोलने के लिए, उसके बाद उसमें भ्रातृत्व का भी
कमी ना हो, सभी लोग क्या हो, एक अच्छे तरीके से व्यवहार में जुड़े हों। अब चलो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो ये जाति प्रथा को। किसको बच्चों? जाति प्रथा को। क्योंकि बेरोजगारी का जो मेन कारण है कि लोग को एक काम में बांध दिया गया है। अब मान लीजिए कि उस काम का मांग नहीं है मार्केट में, बाजार में, और फिर भी बोला जा रहा है कि तुम यही काम करो, तो बेरोजगारी होगा। अब उसके काम जो कर रहा है उसका बाजार में है ही नहीं कोई मांग, या उसकी अच्छी कीमत ना मिल रही हो, काम कर रहा है दिन भर, उसकी अच्छी कीमत ना मिल रही हो, तो बेरोजगारी ही ना होगा बच्चों। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग मैंने बताया है महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये बहिष्कृत भारत का। क्या किया था बच्चों? बहिष्कृत भारत का पत्रिका का ये संपादन किए थे। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो सब लोग जानता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। यही बता रहे थे कि संविधान में क्या क्या चीज रखना है ताकि आगे हम लोग को अच्छा रहेगा, क्या क्या चीज इसमें नहीं रखना है, सारा चीज। क्योंकि ये अलग अलग देशों के सारे संविधान के जो गुण था वो सारे यहाँ पर अपने संविधान में ये संकलित किए। इसलिए बच्चों इनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है? संविधान निर्माता। सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित एक बार हो चुका है बच्चों? 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। आगे देखा जाए आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये मानता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन। कब? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? आप लोग को बताया है रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल, इसमें रामजी सकपाल दिया हुआ है। चलिए देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। आप लोग चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो ये बच्चों इसका सी जो है ऑप्शन सही होगा, 1916 ईस्वी में। कब की थी? 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया देयर, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। किन की थी? किन की रचना है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। मूक न्याय क्या है? मूक न्याय की एक पत्रिका है। ये कौन लिखा है? भीमराव अंबेडकर लिखा। मूक न्याय क्या है? पत्रिका। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता अभी आप लोग को मैंने बताया है किसको? श्रम विभाजन। किसको बच्चों? श्रम विभाजन को। आधुनिक जो कार्य कुशलता है श्रम विभाजन को। अब देखिए जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? ये किसकी एक प्रमुख कारण बनी है? तो बेरोजगारी की। जाति प्रथा जो है भारत में किसकी प्रमुख कारण बनी हुई है? बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? बताइए तो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 लाहौर अधिवेशन। अब देखो भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसकी रचना की? तो ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन। कौन की है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ये देखिए बहादुर आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं और भारत से हम क्या सीखे, ये सारे चीज जो है हम लोग एक एक करके ये सबके बारे में बताएंगे आप लोग को। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? चल देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। देखिए जो बहादुर के लेखक हैं सेन साहब अमरकांत। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे बच्चों? इनका लेखक कौन है? मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये एक निबंध है। क्या बच्चों? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। ठीक है। अब देखा जाए सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो ये कार्य कुशलता को। जो जिसमें अच्छा कार्य करने में सक्षम है उसी के आधार पर उसको काम दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। ये